हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार वीडियो की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। इसमें हम देखो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका ध्वनि। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो हम बात करते हैं किसकी, ध्वनि की। ध्वनि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा तरंग, क्योंकि है ना, जब तक हम तरंग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको ध्वनि समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्वनि को पढ़ने से पहले हम तरंग को पढ़ने वाले। तो हम देखते हैं तरंग एवं उसकी गति। तो तरंग क्या है, सिंपल सा देखो, तरंग क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप है जो क्या होती है, उसमें उत्पन्न विक्षोभ के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिए, कोई द्रव्यात्मक पदार्थ ले लिए या माध्यम ले लिए, जैसे हमने ले लिए वायु, जल ले लिए, हमने रस्सी ले लिए, स्प्रिंग ले लिए। इसमें जो उत्पन्न होगा विक्षोभ उसको हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। सिंपल सा अगर हम एक उदाहरण देखें तो मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, कुआं ले लिया, कुएं में क्या है आपका जल, और यहाँ पे हमने क्या करे, पत्थर डाले। ठीक है, तो पत्थर के आसपास जो तरंग उत्पन्न होगा आपका, ठीक है, पत्थर के आसपास क्या उत्पन्न होगा आपका, तरंग। तो जो पत्थर के आसपास जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इस विक्षोभ को क्या कहेंगे, हम तरंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम, तरंग। और ये जिस दिशा में जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तरंग की गति कहेंगे, मतलब सॉरी, संचरण की, है ना। संचरण मतलब फैलना या विचरण करना या घूमना या फैलना। ठीक है, संचरण मतलब घूमना या फैलना। ठीक है, तो जिस दिशा में ये संचरण करेगा उसको हम क्या कहेंगे, तरंग की गति कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, तरंग, है ना। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि ये नदी है। ठीक है, नदी में क्या हुआ कि आपके क्या रखे हुए हैं, एक मान लो छोटा सा पत्ता रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप यहाँ से कोई द्रव्यात्मक पदार्थ डाल रहे हो, जैसे कि आपने क्या डाल दी, ईंट डाल दी। मान लो एक द्रव्यात्मक पदार्थ क्या ले लिया हमने, ईंट डाल दिए। और जब जैसे ही हम इस नदी में ईंट डालेंगे तो इस पत्ते में क्या हो जाएगी, विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगी, है ना। विक्षोभ मतलब हलचल, तो हलचल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, कार या पत्ते कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो जिस दिशा में ये क्या होगा, कंपन करेगा, जिस दिशा में विक्षोभ उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ध्यान रखना, ये है क्या, तरंग जो है वो ऊर्जा का वाहक है, ना कि कण का। तो हम इसको और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये ऊर्जा का वाहक है। मान लो हमने क्या कर लिए, एक हमने यहाँ पे कुछ कण ले लिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो, ये हमने कुछ कण वाले एक पदार्थ ले लिए। ठीक है, ये आपका कोई बॉक्स है। ठीक है, चलो, तो किस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा का वाहक, तो मान लो ये क्या हो गया, कण। अब इस कण में किस प्रकार से हम क्या करते हैं कि ऊर्जा का वाहक किस प्रकार से, ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि तरंग जो है वो ऊर्जा का वाहक है, ना कि कण का। इसका मतलब क्या है, देखो, अब क्या करोगे आप, मान लो आपने किसी बल, मतलब किसी पदार्थ के द्वारा या फिर पत्थर के द्वारा, किसी के द्वारा आपने क्या करे, इस कण पर बल लगाए। ठीक है, तो इस कण पर जब बल लगाओगे तो इस कण में क्या हो जाएगी, हलचल या क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे विक्षोभ उत्पन्न होगा तो ये नीचे वाले कण से या तो क्या करेगा, ये इस वाले कण से टकराएगा। तो जब इस वाले कण से टकराएगा तो यहाँ पे सिर्फ किसका हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। फिर अगला वाला कण क्या करेगा, इस कण से टकराएगा, अगला वाला इस कण से टकराएगा, अगला इस कण से टकराएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, इसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगा, वहन हो जाएगा। मतलब ऊर्जा क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। कण अपने स्थान पर रहेगा, ये कण यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये वाला कण तक अगर ऊर्जा आ रही है तो इस वाले कण से कहाँ तक ऊर्जा, इस वाले कण तक क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। तो इस प्रकार से ये किसका वाहक होता है, ऊर्जा का वाहक होता है, तरंग। चलो आगे देखते हैं हम, तरंग की अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं हम तरंग में और क्या। तरंग के कारण क्या होता है, माध्यम में प्रत्येक कण अपने आसपास के कणों में क्या कर देता, गति उत्पन्न कर देता। हमने अभी ऊपर देखे किस प्रकार से लास्ट वाले कण तक, है ना, गति आती है। ठीक है, तरंग के गुणधर्म की बात करते हैं हम, तरंग के क्या गुणधर्म है तो देखते हैं हम। तरंग के गुणधर्म की बात करें हम तो पहला गुणधर्म या तरंग का, कि तरंग कंपन करते स्रोत द्वारा आवर्ती विक्षोभ के कारण होता है। आवर्ती मतलब कैसा होता है, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तरंग कैसे चलेगा आपका, ऐसा आवर्ती विक्षोभ करेगा। ठीक है, चलो आगे अगली अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा गुण है आपका तरंग का, कि तरंग के कारण ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तरंग के कारण किसका होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है,
तरंग में माध्यम के कण कैसे होते हैं, संचरित नहीं होते। ठीक है, देखो हमने अभी देखे थे कि माध्यम का कण है तो ये कण क्या कर रहा है, अपने स्थान पर बैठा, लेकिन ये नीचे वाले कणों को क्या पहुंच रही, ऊर्जा पहुंच रही। ठीक है, तो इसमें किसका, कण का विस्थापन नहीं होता, मतलब कण क्या होता है, अपने स्थान पर बना रहता है। ठीक है, अगला, तरंग की गति माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। स्वाभाविक सी बात है ना, कि माध्यम कैसा है उसके आधार पर क्या करेगा, तरंग की गति निर्भर करेगी। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थ रहा ज़्यादा तो उसमें कम तरंग उत्पन्न होंगे, और जैसे लचीला पदार्थ रहा तो उसमें तरंग ज़्यादा उत्पन्न होंगे। ठीक है, माध्यम एक समान हो तो तरंग भी कैसा होगा, एक समान होगा। तो ये कुछ गुणधर्म हो गए आपके तरंग के। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन गुणधर्मों को। तो पहला गुणधर्म है आपका तरंग का, कि तरंग कंपन करते स्रोत द्वारा आवर्ती विक्षोभ के कारण होता है। तरंग के कारण ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ये आपको पता ही है। तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं, संचरित नहीं होते, मतलब कण क्या होते हैं, अपने स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ध्यान रखना, ऊपर ऊर्जा का स्थानांतरण, नीचे कण का स्थानांतरण नहीं होता है। तरंग की गति माध्यम पर निर्भर करती है, और माध्यम एक समान हो तो तरंग भी कैसा होगा, आपका एक समान होगा। चलो आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, इस प्रकार से ये तरंग क्या करता है, आवर्ती गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और कुछ चीज़ें की बात करते हैं, तरंग की बात करते हैं हम। तरंग देखो दो प्रकार का होता है। तरंग की बात करें तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब ऐसे तरंग होते हैं जिनमें हमको माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग कैसी तरंगें होती हैं, ऐसी तरंगें जिनमें हमको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स का फैक्ट भी हो जाएगा आपका, कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो आपकी यांत्रिक तरंग। या आंतरिक तरंग की बात करें तो इसमें हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंगे। ठीक है, अगर देखो मान लो ये सूर्य है, और सूर्य और क्या होगा, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या होगा आपका सूर्य, और ये पृथ्वी हो गया, बीच में निर्वात है। अगर अब देखो क्या होता आपका, कि अगर धोखे से आपका क्या हो जाता, कि जो ध्वनि है, प्रकाश है, प्रकाश कैसा तरंग हो जाता, यांत्रिक तरंग हो जाता आपका। प्रकाश कैसा तरंग हो जाता आपका, यांत्रिक तरंग हो जाता। आंतरिक तरंग मतलब उसमें माध्यम की आवश्यकता होती। अगर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती तो क्या ये पृथ्वी पर आ पाता, बताओ, नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं है भाई, वायु ही नहीं है यहाँ पे, ये तो खाली, यहाँ तो इसको माध्यम ही नहीं मिलेगा। तो हमारे पृथ्वी तक क्या प्रकाश आ पाता, क्या नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसलिए आंतरिक तरंग है ना, तो ये प्रकाश तरंग क्या हो गया आपके, मतलब बिना माध्यम के तरंग हो गए। अगर इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती तो ये अभी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाता। चलो हम यांत्रिक तरंगों की बात कर लेते हैं। तो कैसी तरंगे, ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती, जैसे ध्वनि तरंगे। या आंतरिक तरंगे क्या होंगी, बताओ, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती, या आंतरिक तरंगे कहलाती। ठीक है, अब देखो यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है आपकी। ठीक है, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है आपकी, दो प्रकार की होती है। ठीक है, चलो तो हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो आंतरिक तरंग आपकी दो प्रकार की होती है। ये कौन सी तरंग हो गई, यांत्रिक तरंग हो गई आपकी। ठीक है, यांत्रिक तरंग आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी कैसी होती है आपकी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ की बात करते हैं हम पहले, कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो देखो अनुप्रस्थ तरंग जो है वो केवल ठोसों में चलती है। किस में चलती है, केवल ठोस और द्रव में, है ना, होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, देखो अगर हम मान लेते हैं आंतरिक तरंग को समझना है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग को समझना हमको, तो हमने क्या करे, एक यहाँ पे खूंटे लिए, खूंटे से क्या करे, हमने एक रस्सी को बांध दिए, और जब रस्सी को हम क्या करेंगे, पकड़ के जोर से झटका देंगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे विक्षोभ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग उत्पन्न होगी, तो तरंग कैसी होगी आपकी, ऊपर नीचे। ठीक है, जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो जब हम रस्सी को पकड़कर जोर से झटका देते तो ऊपर नीचे जो लंबत, यहाँ पे जो लंबत तरंगे उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, जो लंबत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलो तो हम इसकी पहली परिभाषा की बात करते हैं यहाँ पे, कि क्या है परिभाषा यहाँ पे। तो परिभाषा है आपकी, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, कि वह तरंग जिसमें क्या होते हैं, माध्यम के कणों की अपनी मूल स्थिति पर गति की दिशा क्या होती है, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो रहती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती। ठीक है,
वह तरंग जिसमें क्या हो रहा है, माध्यम के कणों की अपनी मूल स्थितियों पर गति की दिशा, देखो हमने क्या करे, यहाँ पे एक खूंटा लिए, एक रस्सी लिए। अब ये क्या हो गई, मूल स्थिति हो गई बीच वाली, और जो ऊपर नीचे जो लंबवत गति कर रही है, ठीक है, ये लंबवत गति, तो ये क्या हो गई, आपकी लंबवत गति हो गई, ठीक है। तो जो संचरण की दिशा, संचरण मतलब आगे, ठीक है, तो संचरण की दिशा की लंबवत रहती है, तो ये देखो जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में क्या कर रही है, ऊपर नीचे कंपन कर रही। तो इस गति को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप और देख सकते हो, ये सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं हम, प्रगामी, सॉरी, यहाँ पे हम अब देखते हैं कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो चलती है आपकी, वो कैसी चलती है, अनुदैर्घ्य तरंग मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वह तरंग जिसमें माध्यम के कणों का अपनी मूल स्थिति में विस्थापन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में क्या होती है, तरंग माध्यम से होकर जाती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती। देखो जिस दिशा में क्या होगी, तरंग जाएगी, उसी दिशा में क्या होगा, उसमें विक्षोभ होगा, या उसी दिशा में क्या होगा, उसमें तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है। उसी माध्यम से होकर जाएगी, वो क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। और जो लंबवत होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम उदाहरण देखें तो जैसे स्प्रिंग की बात कर लें, तो स्प्रिंग को हम जिस दिशा में खींचते हैं उसी दिशा में क्या होता है, उसमें संपीड़न और विरलन होता है। क्या होता है, संपीड़न और विरलन। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर नीचे क्या करेगा, विरलन का मतलब होता है फैलना, संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की गति कैसी गति हो जाएगी, आपकी अनुदैर्घ्य गति हो जाएगी, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग की गति हो जाएगी, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग आपको ध्यान रखना है। चलो, अनुप्रस्थ और जो अनुदैर्घ्य तरंग है उनको हम क्या कहते हैं, प्रगामी तरंगे कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, अगली बात देख ले, हम तरंगों के गुणधर्म की बात करते हैं। तो तरंगों के गुणधर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक कोई भी, है ना, हमने क्या ले लिए, माध्यम ले लिए, इसमें ये तरंग जा रही, ठीक है। अब ये क्या हो गई, तरंग की मूल स्थिति हो गई, जब हमने इसमें कंपन उत्पन्न करे, ठीक है, तो ये कंपन उत्पन्न होने के कारण क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है। ऊपर नीचे होगी तो जो एक ओर का जो अधिकतम विस्थापन है आपका, जो एक ओर का जो अधिकतम विस्थापन जितना भी हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, आयाम कहते हैं। जो एक ओर का अधिकतम विस्थापन होगा, है ना, इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका आयाम। अब देखो जो ऊपर वाला गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सुरंग कहते हैं। और जो नीचे वाला, जो नीचे की ओर जाती है गति, मतलब तरंग नीचे की ओर जो गति है, नीचे की ओर जो झुकाव होता है, उसको हम कहते हैं गर्त, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, सुरंग, और नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, गर्त, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो देखो ये नीचे वाला भी गर्त और ये वाला नीचे वाला भी गर्त, तो दो गर्तों के बीच की दूरी या दो सुरंगों के बीच की दूरी, है ना, क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, दो सुरंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक और का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आपका आयाम कहलाता है, ठीक है। ये 3 मार्क में छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको मीटर में मापते हैं, ठीक है। चलो आवृत्ति की बात करेंगे हम, तो आवृत्ति क्या होगा, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, ठीक है। तरंग क्या करता है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति कैसी होती है आपकी, हर्ट्ज में मापते हैं हम। आवृत्ति किस में मापते हैं हम, हर्ट्ज में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को मैंने बताया था किस में मापते हैं, हमने मापन में पढ़ लिए थे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं ना, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन, है ना, जो होता है उसका मान, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉन में मापते हैं हम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻10, ये ध्यान रखना है। चलो अगर हम बात करें ध्वनि तरंगों की, ठीक है, अब आ जाते हैं हम ध्वनि में। प्रकाश तरंगे नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक, सिर्फ कौन सी पढ़ रहे हैं हम, आंतरिक तरंगे पढ़ ली हमने, जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंग कैसी है, आंतरिक तरंग, प्रकाशीय तरंगे हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ध्वनि तरंगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, बांटा जाता है। पहला होती है आपकी अवस्रव तरंगे, दूसरी होती है आपकी स्रव तरंगे, और तीसरी होती है आपकी परास्रव तरंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, अवस्रव तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। तो अवस्रव तरंगे की बात करेंगे हम, तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, 20 हर्ट्ज होती है, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम होती है।
ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है क्या कहलाती हैं? वो अवस्रव तरंगें कहलाती हैं। मानव के कान इनके लिए कैसे होते हैं? संवेदनशील नहीं होते हैं, मतलब ये हमको सुनाई नहीं देती है, ठीक है ना। ऐसी तरंगें हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। जैसे भूकंप, इसका निर्माण किसके कारण होता है? भूकंप और ज्वालामुखी की घटना के कारण, ठीक है। हाथी तथा बैल संचार के लिए इन तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या होती हैं? अधिक मतलब पराश्रव वाली तरंगें होती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, तो क्या कहलाती हैं? अवस्रव तरंगें। श्रव्य तरंगें की बात करें हम तो श्रव्य तरंगें कौन सी हैं? तो श्रव्य तरंगों की बात करें तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है क्या कहलाती हैं? आपकी श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और ये क्वेश्चन आपका MPPSC प्रीलिम्स में पूछा मतलब जा चुका है कि श्रव्य तरंगें या फिर मानव की श्रवण क्षमता कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव तरंगें क्या है? तो पराश्रव तरंगें देखो क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज से, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव तरंगें कहलाती। इनका उपयोग हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? पदार्थों के शुद्धिकरण में कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन कौन उत्पन्न करते हैं? तो चमगादड़ तथा कुत्ते के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलो, पराश्रव तरंगों के अगर हम अनुप्रयोग की देख लेते हैं कि पराश्रव तरंगों के उपयोग या अनुप्रयोग की बात करें तो पहला देखो हम इसका उपयोग जो करते हैं वो वस्तुओं को साफ करने में करते हैं, जैसे जहाँ पहुँचना हमको कठिन होता है, जैसे कि पुर्जे हो गए, है ना, बड़े बड़े जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उनके पुर्जे हो गए, है ना, नली हो गई, नली में हम अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव हो गए, इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें धातु के दरार पता लगाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे भी पराश्रव तरंगों का उपयोग करेंगे। हृदय के प्रतिबिंब बनाने में भी जो ECG होता है ना आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? चित्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ECG में भी किसका उपयोग करते हैं हम? आपका पराश्रव ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगली बात करें हम शरीर की जो आंतरिक अंगों का जो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, है ना, अब पराश्रव, है ना, तरंगों का उपयोग करते हैं। और जो शरीर में जो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो कैल्शियम ऑक्सलेट की जो मतलब जम जाती पथरी, है ना, तो उसको तोड़ने में हम किसका उपयोग करते हैं? ध्वनि तरंग, अवस्रव, है ना, पराश्रव ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। तो ये पराश्रव ध्वनि तरंगों के क्या हो गया? उपयोग हो गए। आपको इन सारे को अच्छे से देखना है ना, और अच्छे से नोट्स बनाना और इनको समझना चीज़ों को, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। पराश्रव अवस्रव इसमें एक पार्ट और आएगा आपका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ध्वनि तरंगों से। हम इसके आगे और देखेंगे कि ध्वनि का परावर्तन क्या है, ठीक है, ध्वनि क्यों परावर्तित होती है, ठीक है, और मानव की श्रवण क्षमता, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ स्ट्रीम को हम बाय करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, बाय।